नमस्कार साथियों, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस का आज ये तीसरा लेक्चर है बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे सहजीविता सिम्बायोसिस क्या होता है। तो हमने जो हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी है उसमें जो है पियर्सन का कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था, उसमें हमने ये बात करी थी कि कठोर अम्ल कठोर क्षारक और मृदु अम्ल मृदु क्षारक जो होते हैं वो स्थायी यौगिक होते हैं। कठोर अम्ल कठोर क्षारक और मृदु अम्ल मृदु क्षारक जो होते हैं वो स्थायी यौगिक होते हैं। तो यहाँ पर बात करी है सहजीविता की, सिम्बायोसिस की। सहजीविता या सिम्बायोसिस। सहजीविता कहने का मतलब है कि साथ में जिएंगे साथ में मरेंगे, है ना। सहजीविता, साथ में जिएंगे। अब होता क्या है कि अगर कोई जगह है, स्थान है ना, कोई सेंटर है, उस सेंटर पर जुड़े हुए हैं भैया, कौन जुड़ा हुआ है? कोई कठोर अम्ल जुड़ा हुआ है। बढ़िया बात है भैया, कठोर अम्ल जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पर और बाकी जो सेंटर बचे और बाकी जो जगह बची हो वहाँ पर भी कौन जाके जुड़ेगा? कठोर अम्ल। चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ में, तू वहाँ चल रहा, चल फिर ठीक है भैया मैं भी चलता हूँ। तू वहाँ चल रहा है, चल मैं भी चलता हूँ। अगर यहाँ पे कठोर अम्ल कठोर अम्ल कठोर अम्ल जोड़ रखे किसी सेंटर पर, अब उसकी जगह अगर कोई मृदु अम्ल जाके जुड़ जाएगा तो वो उसकी बिरादरी का नहीं है, अनस्टेबल हो जाएगा। तो होता क्या है, सहजीविता का कॉन्सेप्ट यही है भैया कि कोई केंद्र है, कोई सेंटर है, उस पर कठोर अम्ल जुड़े हुए होंगे तो वहाँ पर किसी कठोर अम्ल के ही जुड़ने की प्रवृत्ति ज़्यादा रहेगी। ये सहजीविता। इस पर मृदु अम्ल नहीं जोड़ेंगे। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो ये बात है यहाँ पर। क्या बात है कि कठोर क्षारक उस केंद्र के प्रति अधिक आकर्षण रखते हैं। कठोर क्षारक, जैसे कि यहाँ पर ये वाली चीज़ है, यहाँ पर ये बोरान एक सेंटर है, ठीक है, आकर्षण केंद्र। इस पर कौन जुड़े हुए हैं भैया? 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। ये फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। कौन जुड़े हुए हैं? सभी कठोर क्षारक जुड़े हुए हैं। किससे? इस सेंटर से, आकर्षण केंद्र पर। तो इस केंद्र पर जो है, जैसे मैं चाहूँ कि यहाँ पर आई जोड़ दूँ, आई क्या है? मृदु क्षारक है। आई माइनस क्या है? मृदु क्षारक है। तो इसके जुड़ने की प्रवृत्ति से ये सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। साले ये तो सब बिगड़ेल है, हम तो अलग, हमारी पार्टी अलग है, हमारा खाना भी अलग है, वो वाली बात हो जाएगी। मेरी बात समझे? ठीक है। तो ये जो है, ये भाई साहब ये भी क्या है? कठोर क्षारक है। तो ये जुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। किससे? इस सेंटर से, इस केंद्र से। तो NH3 जो है ये जुड़ा है। NH3 में नाइट्रोजन के पास जो है लोन पेयर रहता है, वो लोन पेयर बोरान को दे रहा है। कठोर क्षारक उस केंद्र के प्रति अधिक आकर्षण रखते हैं जो पहले से ही कठोर क्षारक से जुड़ा हुआ है। कठोर क्षारक उस केंद्र के प्रति अधिक आकर्षण रखते हैं जो पहले से ही क्या है? कठोर क्षारक से जुड़ा हुआ है। क्लियर? कठोर क्षारक उस केंद्र के प्रति अधिक आकर्षण रखते हैं जो पहले से कठोर क्षारक से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार मृदु क्षारक उस केंद्र के प्रति अधिक आकर्षण रखते हैं, मृदु क्षारक उस केंद्र के प्रति अधिक आकर्षण रखते हैं जो पहले से ही मृदु क्षारक से जुड़ा हो। क्षारकों की इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? सहजीविता कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। साथियों, मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? यहाँ पर अपनों ने एग्जाम्पल लिया, कठोर क्षारक एक ऐसे सेंटर से जुड़े हुए हैं ना, कठोर क्षारक जुड़े हुए। कठोर क्षारक उस केंद्र के प्रति अधिक आकर्षण रखते हैं जो पहले ही कठोर क्षारक से जुड़ा हुआ है। कठोर क्षारक उस केंद्र के प्रति आकर्षण रखते हैं जो पहले से ही कठोर क्षारकों से जुड़ा हुआ हो। इसी प्रकार मृदु क्षारक उस केंद्र के प्रति अधिक आकर्षण रखते हैं जो पहले ही मृदु क्षारक से जुड़ा हुआ हो। क्षारकों की इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? सहजीविता। इसी प्रकार से अम्लों में भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? क्षारकों की इस प्रवृत्ति को सहजीविता कहते हैं। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इसी प्रकार जैसे ये बात करी अपनों ने, बोरान जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से, है ना, H माइनस से जुड़ा हुआ है। तो जो H माइनस जो है भाई साहब, यहाँ पर H माइनस जो है वो यहाँ पर क्या है? मृदु क्षारक है। और ये H माइनस क्या है? मृदु क्षारक है। बन गया BH4 माइनस। तो इसी प्रकार BH3 में H माइनस मृदु क्षारक है। यदि इस क्रिया में अब यहाँ पर NH3 जोड़ेंगे तो अनस्टेबल कंपाउंड हो जाएगा, लेकिन अपन H माइनस मृदु क्षारक जोड़ रहे हैं तो ये स्टेबल कंपाउंड होगा, ठीक है। इसी प्रकार BH3 में H माइनस मृदु क्षारक है। यदि इसकी क्रिया H माइनस से करवाई जाए तो उत्पाद आसानी से बनेगा, उत्पाद आसानी से बनेगा। ये अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये दे रहा है यहाँ पर, और ये बन गया BH4 माइनस, BH3 प्लस H माइनस BH4 माइनस बन गया। मेरी बात समझ में आई होगी।
सहजीविता के आधार पर बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते हैं। जैसे कि भाई साहब हमने यहाँ पर एक चीज़ रखी है, ठीक है, यहाँ पर ये जो है N नाइट्रोजन परमाणु, कहिए यो कठोर क्षारक परमाणु, ठीक है, कठोर क्षारक परमाणु। ये जो P जो है ये मृदु क्षारक परमाणु, फास्फोरस जो है मृदु क्षारक परमाणु है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है ये F देखना सिर्फ, यहाँ पर क्या देखोगे F, B F और ये, तो यहाँ पर ये F जो है इसको अपन क्या कह रहे हैं, अपन कठोर क्षारक कह रहे हैं, कठोर क्षारक कह रहे हैं। तो इसके सेंटर कौन सा है, बोरान है, तो इस सेंटर पर किसका आकर्षण रहेगा, इसका रहेगा या इसका, तो यहाँ पर इसका आकर्षण रहेगा क्योंकि ये कठोर क्षारक परमाणु है। तो BF3 जो है, BF3 में ये जो है नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसको देगा, बोरान को। इसी प्रकार से यहाँ पर फास्फोरस जो है मृदु क्षारक परमाणु है, तो ये जो है किससे जुड़ेगा, इस BH3 से जुड़ेगा। ये जो है इन दोनों में कंपटीशन चल रहा है, नाइट्रोजन और फास्फोरस में। नाइट्रोजन कहेगा मैं BF3 से जुड़ूंगा, फास्फोरस कहेगा मैं BH3 से जुड़ूंगा। क्यों जुड़ूंगा फास्फोरस, क्यों कह रहा है ये बात, इससे इसलिए कह रहा है कि ये जो है ये बोरान जो है किससे जुड़ा हुआ है, मृदु क्षारक परमाणु से जुड़ा हुआ है, ठीक है, मृदु क्षारक H- के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए क्योंकि ये मृदु क्षारक परमाणु है। मेरी बात समझ में आई। तो सहजीविता के आधार पर इसका एग्जाम्पल CH3 ट्वाइस NPF2 अणु तथा BF3 व BH3 के साथ निर्मित उत्पाद की संरचना स्पष्ट करना संभव है। क्लियर है, मेरी बात समझ में आई होगी। सहजीविता के आधार पर कठोर क्षारक दाता नाइट्रोजन व बोरान से जुड़ेगा, है ना, कठोर क्षारक दाता नाइट्रोजन उस बोरान से जुड़ेगा जो पहले ही कठोर क्षारक से जुड़ा हुआ है, कठोर क्षारक से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन इससे जुड़ेगा। इसी प्रकार मृदु क्षारक फास्फोरस उस बोरान के साथ बंध बनाएगा जो पहले ही मृदु क्षारकों से जुड़ा हुआ है, ये मृदु क्षारक H- से जुड़ा हुआ है। क्लियर है। तो ये सहजीविता का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और याद कर लीजिएगा अभी के अभी। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। सिम्बायोसिस क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। अब हम बात करें विद्युत ऋणात्मकता एवं कठोरता व मृदुता में क्या रिलेशन है। विद्युत ऋणात्मकता और कठोरता व मृदुता में क्या संबंध है। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, क्या ध्यान से सुनोगे। देखो मैं कह रहा हूँ कि कठोर अम्ल जो रिपीट करते आ रहे हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात करी थी, कठोर अम्ल कठोर क्षारक जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। इसी प्रकार मृदु अम्ल और मृदु क्षारक जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी भैया स्थायी होते हैं, स्थायी होते हैं। लेकिन मैं कहूँ कि मृदु अम्ल कठोर क्षारक या मृदु क्षारक कठोर अम्ल, ये जो होंगे वो क्या होंगे, अस्थायी होंगे। क्या होंगे, अस्थायी होंगे। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या रिलेशन है, कठोरता और मृदुता का, विद्युत ऋणात्मकता से क्या संबंध है। तो जब हम पेरियोडिक टेबल का एनालिसिस करेंगे तो पेरियोडिक टेबल में जो क्या होता है कि ऐसे चलते हैं अपन, तो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो क्या होती है भैया, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब कोई दो एटम है, जैसे सोडियम है और यहाँ पे बैठा हुआ है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसे बैठे हुए माना कि, तो ये सोडियम और क्लोरीन की जो है इनकी विद्युत ऋणात्मकताओं में, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकताओं में ज़्यादा अंतर, इधर से इधर बढ़ रही है फिर नीचे की तरफ घट रही है। तो सोडियम और फ्लोरीन, अगर मैं कहूँ कि NaF और एक लिया है मैंने NaCl, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा अंतर है इन दोनों में, तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा अंतर है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक कोई एटम लिया है, एटम A और एक लिया है B, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.0 और इसकी है 3.9, तो इन दोनों के बीच की जो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर हो गया, 3.9 में से 2.0 घटा लीजिए, कितना अंतर हो जाएगा भैया, अंतर हो जाएगा 1.9 अंतर हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर 1.9 से अगर ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो वो जो उनके बीच जो एटम्स होंगे, आयन्स होंगे, उनके बीच में आयनिक बंध का फॉर्मेशन होगा। कौन से बंध का, आयनिक बंध का, उनके बीच में आयनिक बंध का निर्माण होगा भैया। और यदि विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर कम है, जैसे कोई एटम यहाँ बैठा हुआ है या कोई यहाँ बैठा हुआ है और कोई यहाँ पर बैठा हुआ है, तो जितना पास पास होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव में उतना अंतर कम होगा।
तो वहाँ पर बंध कौन सा बनेगा, विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर कम होगा तो वहाँ पर बंध बनेगा भैया सहसंयोजक बंध। कहने का मतलब ये है कि कठोर अम्ल कठोर क्षारकों के बीच आयनिक बंध बनता है क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर ज़्यादा होता है। मृदु अम्ल मृदु क्षारकों के बीच सहसंयोजक बंध बनता है, क्यों, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर कम होता है। अब बीच की कंडीशन होती है, जैसे मृदु अम्ल कठोर क्षारक या मृदु क्षारक या कठोर अम्ल, इनकी जैसे कि मृदु अम्ल मृदु क्षारकों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर क्या होता है, कम होता है। ये कहने का मतलब है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। लेकिन इनकी अपेक्षा इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर थोड़ा क्या होता है, कम होता है, और इनमें तो बहुत कम होता है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर बहुत कम होता है। तो ये जो बीच की जो कंडीशन होगी कठोर अम्ल मृदु क्षारक या मृदु अम्ल कठोर क्षारकों के बीच में जो बंध बनेगा वो कौन सा बनेगा, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनेगा। और ध्रुवीय सहसंयोजक बंध जो होगा, मतलब दोनों कैरेक्टर आ रहे हैं, आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर, तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध जो बनेगा वो अनस्टेबल बॉन्ड होगा, और अनस्टेबिलिटी हमेशा स्टेबिलिटी की ओर फॉरवर्ड होती है। तो क्या बनाने की कोशिश करेगा, या तो फिर मृदु अम्ल मृदु क्षारक, या तो फिर कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश में रहेंगे, या फिर आयनिक बंध बनाने की कोशिश में रहेंगे। दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। यही सारी चीज़ें जो हैं हमने थ्योरी में लिखी है कि अम्लों व क्षारों की कठोरता व मृदुता को ज्ञात करने के लिए परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताओं का उपयोग किया जाता है। कठोर अम्लों तथा कठोर क्षारों की पाउलिंग विद्युत ऋणात्मकता में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। किसमें, क्या लिखा, कठोर अम्ल तथा कठोर क्षारकों की पाउलिंग विद्युत ऋणात्मकता में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। यह अंतर कम से कम 1.8 पाया जाता है। क्लियर, कम से कम 1.8 पाया जाता है, 8 पाया जाता है। कठोर अम्लों की विद्युत ऋणात्मकता का मान, कठोर अम्ल जो होते हैं उनकी विद्युत ऋणात्मकता का मान कितना होता है, 0.7 से 1.6 होता है। जो भी कठोर अम्ल है उनकी विद्युत ऋणात्मकता का मान 0.7 से 1.6 होता है। क्लियर है। तथा कठोर क्षारकों की विद्युत ऋणात्मकता कितनी होती है भैया, 3.4 से, जो भी क्षारक होंगे उनकी 3.4 से कितनी बता रखिए, विद्युत ऋणात्मकता 3.4 से 3.98 मैक्सिमम तक दे दिए। 3.98 फ्लोरीन की होती है, 3.4 से 3.98। तो देखो अगर यहाँ पे कठोर अम्ल कठोर क्षारक होते हैं, इनकी बीच की जो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कितना, 1.8 से ज़्यादा जा रहा है, मतलब उनके बीच में आयनिक बंध का निर्माण होगा। समझ में आया। इसके विपरीत मृदु अम्लों तथा मृदु क्षारकों की विद्युत ऋणात्मकता में बहुत समानता पाई जाती है। मृदु अम्लों की विद्युत ऋणात्मकता का मान 1.9 से 2.54 तक होता है, 1.9 से 2.54 तक होते हैं। यहाँ पाउलिंग स्केल पर अधिकतम विद्युत ऋणात्मकता कितनी मानी गई, 3.98 मानी गई है। क्लियर है ना। मृदु अम्लों, क्या लिखा, मृदु अम्लों इसके विपरीत मृदु अम्लों तथा मृदु क्षारकों की विद्युत ऋणात्मकता में बहुत समानता पाई जाती है। मृदु अम्लों की विद्युत ऋणात्मकता 1.9 से 2.54 होती है तथा मृदु क्षारकों की विद्युत ऋणात्मकता 2.1 से 2.96 होती है। तो यहाँ पर अंतर क्या हो गया, डिफरेंस कम हो गया। जबकि हमने जो बात करी थी किसकी, कठोर अम्लों तथा कठोर क्षारकों की, तो कठोर अम्लों तथा कठोर क्षारकों की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो जो होती है कितनी, 0.7 से 1.6 तक। ये किसकी होती है, कठोर अम्लों की, कठोर अम्लों की। और कठोर क्षारकों की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो कितनी होती है, 3.44 से 3.98 तक। ये किसकी होती हैं, कठोर क्षारकों की, कठोर क्षारकों की। तो यहाँ पर इनकी और इनकी विद्युत ऋणात्मकता में डिफरेंस ज़्यादा है, आयनिक बंध बनेगा। यहाँ पर इनकी और इनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर कम है, बंध सहसंयोजक बंध बनेगा। और बीच की कंडीशन है तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनेगा, जो कि अनस्टेबल होगा, मतलब कठोर अम्ल मृदु क्षारकों के बीच में या मृदु अम्ल कठोर क्षारकों के बीच में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनेगा। यही बात बता रखी है। पाउलिंग स्केल पर अधिकतम विद्युत ऋणात्मकता कितनी मानी गई है, कितनी मानी गई, 3.98। समझ में आयो। चलो आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि अधिक विद्युत ऋणात्मकता में अंतर वाले परमाणु क्या बनाते हैं, आयनिक बंध, मतलब कठोर अम्ल कठोर क्षारकों के बीच में आयनिक बंध बनेगा। जबकि लगभग समान विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु आपस में क्रिया कर सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ओके, इस प्रकार कठोर अम्ल व कठोर क्षारकों की क्रिया करने पर आयनिक बंध बनता है। इसका कारण है इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकताओं में अधिक अंतर है। इसी प्रकार
मृदु अम्ल तथा मृदु क्षारक की क्रिया कराने पर सहसंयोजक बंध बनता है। इसका कारण है कि इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कम अंतर होता है। इस प्रकार मृदु अम्ल कठोर क्षारक या कठोर अम्ल मृदु क्षारक के मध्य कौन सा बॉन्ड बनेगा? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनेगा, अर्थात अस्थायी बंध बनेगा। यह बंध टूटकर क्या बनेगा? ध्रुवीय सहसंयोजक किसके बीच में? कठोर अम्ल मृदु क्षारक या मृदु अम्ल कठोर क्षारक के बीच में। बंध टूटकर क्या बनाने की कोशिश करेगा? आयनिक या सहसंयोजक बंध बनाने का प्रयास करेगा। मतलब कठोर अम्ल कठोर क्षारक या मृदु अम्ल मृदु क्षारक बनाने का प्रयास जारी रहेगा। ठीक है, क्लियर है? आयनिक बंध कठोर कठोर व सहसंयोजक बंध मृदु मृदु के मध्य बनता है, अतः साम्य कठोर अम्ल कठोर क्षारक या मृदु अम्ल मृदु क्षारक की ओर अग्रसर होगा। तो साथियों, वैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि 2 लेक्चर में आपका जो है पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन 2 की बजाय थोड़ा 3 लेक्चर हो गए इसके HACB के। ठीक है, सारी चीज़ें समझा दी मैंने और क्वेश्चन इसमें से बिल्कुल फिक्स बैठना ही है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइएगा, मोटिवेट कीजिएगा। जितने ज़्यादा बच्चे जो हैं उनके कमेंट्स आएंगे, लाइक्स आएंगे, उसके आधार पर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हाजिर होता रहेगा। तो शेयर कीजिएगा अपने सभी साथियों को, अपने दोस्तों को। ओके, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।